सेक्शन 139 और सेक्शन 118 के रिबटल का सही तरीका क्या है, उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, इस चीज़ का जवाब पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है अपने जजमेंट में, जिसके अंदर पूरा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है कि एक एक्यूज को इस प्रिजम्पशन को कैसे तोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं मेरे इस वीडियो के अंदर। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट मैं आपके सामने आज पेश करने जा रही हूँ। यह है कुमार एक्सपोर्ट वर्सेस शर्मा कारपेट। इस जजमेंट की खासियत यह है व्यूअर्स कि इस जजमेंट को मैंने कई जजमेंट में रेफर होते हुए देखा है। हालांकि ये इतना लेटेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी लेटेस्ट जजमेंट है वो 2021 के हो, 2020 के हो, हर मैटर के अंदर इस जजमेंट को रेफ़र किया गया है। इस जजमेंट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जब एक्यूज़ सेक्शन 139 का रिबटल देगा तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स के दो पार्टीज़ थी, एक थी कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक जो था बायर था जो कि उस चीज़ों का ट्रेडिंग करता था। तो जो कंप्लेनेंट है यानी कि वही कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जिसको शर्मा कारपेट्स का नाम दिया गया है, उसने कुछ कारपेट्स, उसका ऐसा कहना है कि उसने कुछ कारपेट्स जो है वो एक्यूज़ को दिए और एक्यूज़ को देने के बाद उसने कुछ इन्वॉइसेस इशू किए और इन्वॉइसेस के बदले में यानी कि उस कारपेट के देने के बदले में एक्यूज़ ने उसको पेमेंट के तौर पर 2 चेक्स दिए। 2 चेक उसने उसको डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद उसने नोटिस इशू किया। नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। कंप्लेंट रजिस्टर हुई। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद समन्स हुआ और समन्स के बाद एक्यूज़ जो है कोर्ट के सामने हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद कोर्ट में एक्यूज़ का ये कहना होता है नंबर 1 कि ये जो इन्वॉइस बताया गया है कंप्लेनेंट ने, ये इन्वॉइसेस बिल्कुल फेक है। इस इन्वॉइस के ऊपर एक्यूज़ के कोई भी सिग्नेचर्स नहीं है। एक्यूज़ ने कोई भी सामान की डिलीवरी उसे नहीं दी है। जहाँ तक रही बात चेक की, तो जी हाँ, ये चेक जो है वो मैंने कंप्लेनेंट को दिया था जब हमारी बातचीत हुई थी कारपेट ख़रीदने को लेकर। तो उस वक्त मैंने एक एडवांस पेमेंट के तौर पे चेक दिया था। वो इसलिए दिया था कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कारपेट बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स वो ख़रीद सके। और इसके बाद ये होने के बाद जो है उसने कारपेट का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दिया कंप्लेनेंट ने, और उसने मुझे कोई गुड्स दिया ही नहीं, कोई कारपेट दिया ही नहीं। इसीलिए ये जो कंप्लेनेंट का कहना है कि ये चेक के पीछे लायबिलिटी है, ये बिल्कुल फॉल्स बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस चेक के पीछे कोई लायबिलिटी है ही नहीं। इसीलिए सेक्शन 138 मुझ पे लागू होता ही नहीं है। एक्यूज़ ने अपने डिफेंस को साबित करने के लिए कुछ विटनेसेस लाए। सबसे पहला विटनेस तो वो खुद था। वो खुद क्रॉस एग्जामिन के लिए तैयार हो गया, कटघरे में खड़ा हुआ और उसने अपनी जितने भी डिफेंस थी वो पेश किया। उसके साथ साथ एक्यूज़ का ये कहना था कि भाई ये जो कह रहा है कि इसने मुझे गुड सप्लाई किया, मुझे कारपेट बेचा, लेकिन जिस साल की ये बात कर रहा है कंप्लेनेंट, उस साल तो कंप्लेनेंट ने कोई कारपेट बेचा ही नहीं, उसके यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। इस चीज़ को साबित करने के लिए उसने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के एक क्लर्क को लेकर आया कोर्ट के अंदर, और उस क्लर्क ने बताया कि जो कंप्लेनेंट ने रिटर्न फाइल किया था सेल्स टैक्स रिटर्न, और सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर उसने कोई भी रिटर्न डिपॉजिट किया ही नहीं। और उसने ये कहा कि भाई ये साल के अंदर जो है मेरा कोई सेल हुआ ही नहीं, ना सेल हुआ है ना परचेज हुआ है। और ये कहते हुए उसने यानी कि कंप्लेनेंट ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एक एफिडेविट भी डाला था, ये कहते हुए कि मेरा इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मुझ पर सेल्स टैक्स बैठता ही नहीं है। तो ये एफिडेविट और साथ ही साथ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्लर्क था उसका भी विटनेस जो है उसका भी एफिडेविट लाया गया, और वो कटघरे में खड़ के उसने ये सारी चीज़ें रखी कोर्ट के सामने। और जब ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का क्लर्क जब विटनेस बॉक्स में खड़ा था, कटघरे में खड़ा था, तो कंप्लेनेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि भाई आप इसका क्रॉस एग्जामिन कीजिए। कंप्लेनेंट ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, या तो जो सवाल भी पूछा उसने बराबर से सवाल नहीं पूछे। और आपको पता है इसके साथ साथ कंप्लेनेंट ने अपने फेवर में क्या प्रूफ लेकर आया था। सबसे पहले तो वो बिल, जिस बिल को लेकर एक्यूज़ ने ये कहा कि भाई मैंने इसको साइन नहीं किया है, मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बिल जो है ये सही तरीके का बिल नहीं है, ये फिक्टिशियस बिल है। तो सिर्फ वो एक बिल उसने प्रेजेंट किया।
चेक प्रेजेंट किया, बाउंसिंग मेमो और साथ में वो नोटिस। इसके अलावा और कोई भी उसने एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं लाया था। कौन? कंप्लेनेंट, जो ये दावा करता है कि मैंने जो है ये कारपेट बेचा था एक्यूज को। उसके साथ साथ उसने कुछ विटनेसेस लेकर आए थे। वो विटनेस सिर्फ ये साबित करने के लिए लाया गया था कि जो चेक हमने डिपॉजिट किया वो चेक बाउंस हो गया, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जज ने यही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और जज ने कहा कि भाई जब आपका ये काम था, जब आपने जो ट्रेडिंग करते हो, आप बेचते हो, लेते हो दूसरों के साथ, जो भी आपका जो ट्रांजैक्शन होता है, आप एक अकाउंट बुक तो मेंटेन करते होंगे ना। आपने ना कोई अकाउंट बुक सामने लेकर आए और ना ही आपने कोई और डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस पेश करने की कोशिश की कि ये सामने वाले को डिलीवर गुड्स हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, आपके सामने विटनेस बॉक्स में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का एक बंदा खड़ा है जो कह रहा है कि भाई आपका उस साल में कोई सेल्स हुआ ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, आपने उसके ऊपर क्रॉस भी नहीं किया। इसका मतलब कि जो प्रिजम्पशन आपके फेवर में शुरू में था सेक्शन 139, उसका बहुत ही अच्छा रिबटल जो है एक्यूज ने दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रूफ करें कि आपने ये सामान सचमुच में बेचा है या नहीं, क्योंकि ये तो पूरा शक के दायरे में आ रहा है। तो ये आपने ये साबित नहीं कर पाए, इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को एक्विटल दे दिया और कंप्लेनेंट को कहा कि भाई ये आपका जो मैटर है ये फिट नहीं बैठता सेक्शन 138 के अंदर। व्यूअर्स, आपको याद होगा इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि जब भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की तरफ ख्याल रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ चेक के बेसिस पे अगर आप केस लड़ने जाएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है वो चेक में आपको हार का सामना करना पड़े उस केस के अंदर, क्योंकि इवन दो चेक जो है एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है आपके फेवर में, लेकिन उसे भी साबित करने के लिए कुछ सपोर्टिव एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक्यूज़ ने उस चीज़ का डिनाइल कर दिया या कोई भी दूसरा सर्कमस्टेंसेस ला के प्रोड्यूस कर दिया जैसे कि ये केस में हुआ, तब आपके केस में क्या होगा इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और मैंने आई बटन में भी डाल दिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। लेकिन जब ये मैटर में एक्विटल मिल गया इसको एक्यूज़ को, तो कंप्लेनेंट गया हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट के सामने उसने अपील फाइल की और यह कहा कि भाई ये जजमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने पूरा टर्न कर दिया ये केस को। ये कहा कि भाई इस केस के अंदर सेक्शन 139 है, सेक्शन 118 है, जो कि पूरा का पूरा जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में है, इसलिए तो नज़रअंदाज कर दिया गया है। और जहाँ तक जो एक्यूज़ का कहना है कि उस वक्त सेल्स नहीं हुआ था, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी एविडेंस जो ला के प्रेजेंट किया गया ये इतना रिलेवेंट नहीं है। और ये भी कहा हाई कोर्ट ने कि भाई जब आपका चेक किसी और के हाथों में है जो कि लाखों में है वो चेक, तो और वो चेक के बदले में आपको कोई सामान डिलीवर हुआ ही नहीं, तो फिर आप खामोश क्यों बैठे थे, ऐसा एक्यूज को कहा हाई कोर्ट ने। आप खामोश क्यों बैठे थे? आपको जो है वो स्टॉप पेमेंट लगवा देना चाहिए था, या तो कोई एक नोटिस इशू करनी चाहिए थी कंप्लेनेंट को, ये कहते हुए कि भाई मेरा चेक आपके कब्जे में है, आप उसे मिसयूज़ ना करें। आप कोई तो एक कम्युनिकेशन आप बताते, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया कोर्ट के सामने। तो इसीलिए आपका जो रिबटल है हम रिबटल नहीं मानते और ये जो केस है वो पूरा का पूरा जाता है कंप्लेनेंट के फेवर में और एक्यूज को कन्विक्शन दे दिया गया। कन्विक्शन देने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, ये मैटर को वापस से लोअर कोर्ट में यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजता है और ये कहता है कि इसके अंदर जो एक्यूज को जो पेनल्टी होनी चाहिए, जो उसको जेल होनी चाहिए, वो आप डिसाइड करो। ये होने के बाद ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रिजम्पशन और ये रिबेटल का जो खेल है उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए, कुछ चीज़ों को लोअर कोर्ट ने यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिबेटल माना तो उसी चीज़ों को हाई कोर्ट ने रिबेटल नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सुकून से और तसल्ली से एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले बताया भाई ये प्रिजम्पशन है क्या और ये प्रिजम्पशन कितने टाइप के होते हैं। बताया गया कि ये प्रिजम्पशन 3 टाइप के होते हैं। एक में कहा गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चीज़ों को मान सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है। दूसरा होता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, कोर्ट के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि इसका कोई रिबटल हो ही नहीं सकता। अब जो सेक्शन 139 और सेक्शन 118 है ये कौन से प्रिजम्पशन की बात करता है? ये बोलता है शैल प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, लेकिन ये रिबटेबल है, यानी कि ये जो है प्रिजम्पशन इसको रिबटल दिया जा सकता है, इस प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है।
अब ये रिबटल है क्या, अब इसे कैसे रिबटल दिया जा सकता है, इसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ गाइडलाइंस तो नहीं कह सकती मैं, कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्यूज़ के पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्टली ये आगे साबित कर दे कि भाई ये लायबिलिटी इसमें बैठती ही नहीं है, ये चेक के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है ही नहीं, लाकर सारी चीज़ें प्रेजेंट कर दे और प्रूफ कर दे, या तो फिर ऐसे कोई सर्कमटेंसेस बता दे जिसमें ऐसा देख के लगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये लायबिलिटी मौजूद हो। अभी ये दोनों ऑप्शंस के मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ। सबसे पहला, जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन बताया था कि वो या तो डायरेक्टली ला के प्रूफ कर दे कि ऐसी कोई लायबिलिटी बैठती ही नहीं है, दैट लायबिलिटी डजंट एग्जिस्ट। तो उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, याद है मैंने आपको एक एविएशन कंपनी का एक मैंने आपको जजमेंट ला के बताया था, प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके अंदर दोनों लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है और वो एग्रीमेंट साइन होने के वक्त ये कहा जाता है कि पहले चेक दिया जाएगा एक एडवांस पेमेंट के तौर पर, और उसके बाद कुछ दिन दिए गए हैं सप्लायर को, यानी कि सेलर को, कि वो जितने भी जो उसके पार्ट्स हैं, जो प्लेन्स के पार्ट्स हैं, वो इकट्ठा करें। वो इकट्ठा करने के बाद जो है वो सेलर को सप्लाई करे। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर ही लिखी। इसमें साफ जाहिर है कि जो पार्ट जो सप्लाई करने थे वो तब सप्लाई नहीं किए गए थे जब चेक दिया गया था। चेक सबसे पहले दिया गया था और जो पार्ट्स जो सप्लाई किया गया, जो लेन देन हुआ है, ये बाद में हुआ है। यानी कि चेक के टाइम पर, लेने देने के टाइम पे कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट थी ही नहीं। देयर वाज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ चेक। तो ये एग्रीमेंट ही हर चीज़ का एक सबूत है। तो या तो इस तरीके, अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो ला के प्रेजेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि ऐसी कोई लायबिलिटी बैठती नहीं। सबसे पहला ऑप्शन का एग्जांपल समझ में आ गया आपको। अब जो दूसरा ऑप्शन ये बताता है कि भाई सर्कमटेंसेस बताइए कि हर कोई प्रूडेंट इंसान भी ये समझ जाए कि ये लायबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जिस्ट करे, ऐसा कुछ होए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अगर समझ लीजिए किसी ने मुझ पे ये दावा किया है मेरे अगेंस्ट में कि मुझे, जो कि मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, किसी ने सूरत से मुझे कोई कपड़ा जो है दिया था, बेचा था और मुझे डिलीवर किया। ये कब डिलीवर किया? इन द एंड ऑफ मंथ ऑफ मार्च 2020। मार्च 2020 के लास्ट वीक में उसने मुझे कुछ सामान दिया, गुड्स दिया, और वो गुड्स के बदले में मैंने उसे चेक दिए जो कि बाउंस हो गया और उसने केस कर दिया। अब मैं सर्कमटेंसेस बताती हूँ कि भाई जब मार्च 2020 का लास्ट पीरियड चल रहा था उस वक्त नेशनल लॉकडाउन हो गया था। नेशनल लॉकडाउन के अंदर स्टेट टू स्टेट बाउंड्री सील हो गई थी। स्टेट टू स्टेट ही नहीं बल्कि अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट तक सील कर दिया गया था। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे, जो भी चीज़ें थी, सब की सब रुक गई थी, बाधित हो गई थी। तो ये बंदा मुझे कैसे ये सारे गुड्स दे सकता है उस टाइम पे, जो टाइम पे सारी चीज़ें रुक गई थी, बल्कि एसेंशियल कमोडिटीज़ भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। और ये जो सामान मुझे दिया गया था ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैंने सर्कमटेंसेस ला के बता दिए। तो ये सर्कमटेंसेस में कोई भी इंसान समझ जाएगा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि इतने लंबे से सूरत से लेके एक स्टेट क्रॉस करके दूसरे स्टेट में ये सामान मुझे पहुंचाया गया, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर। ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। इसके बाद का जो सेकंड पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं कि एक्यूज़ जो भी एविडेंस लाएगा उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करनी है हर चीज़, ज़रूरी नहीं है। हालांकि क्राइम के अंदर ये चलता है कि आपको, वो भले क्राइम हो कुछ भी हो, यू हैव टू प्रूव द क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन 138 के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटीज़ भी अगर एक्यूज़ बता देता है तो भी काफ़ी है, हर चीज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद का पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट ये कहता है जज कि एक्यूज़ जो है अपने जो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि अगर उसे ये साबित करना है कि लायबिलिटी बैठती ही नहीं है तो उसके लिए डायरेक्ट एविडेंस भी दे सकता है, डायरेक्ट एविडेंस ला के दे सकता है। और उसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि वो इनडायरेक्ट एविडेंस भी ला के दे सकता है, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वो कंपेलिंग होने चाहिए। यानी कि एकदम हैंकी पैंकी टाइप नहीं होना चाहिए, एकदम बीटिंग अराउंड द बुशेस नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ भी ला के बता दिया और बोला कि देखिए ये सर्कमटेंशियल एविडेंस है। ना, वो ऐसे होने चाहिए जो एकदम दिमाग को क्लिक करे और बोले कि नहीं ये तो बहुत ही कंपेलिंग है, देख के लगता है कि भाई ये सर्कमटेंस देख के साबित होता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती लायबिलिटी। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, एक तो डायरेक्ट एविडेंस और एक सर्कमटेंशियल एविडेंस, इसके मैं आपको एक एग्जाम्पल आके मैं आपको बताती हूँ।
समझ लीजिए कि मुझ पर ये एलिगेशन है कि 11 अप्रैल 2021 को शाम के 4 बजे मैं अपने कार में जा रही थी और मैंने एक एक्सीडेंट कमिट किया। ये एलिगेशन मेरे ऊपर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब इसके अंदर मुझ पे है कि मैं डायरेक्ट विटनेस में और डायरेक्ट एविडेंस ला के पेश कर सकती हूँ। जैसे कि डायरेक्ट जो मतलब कि विटनेस हो गया या डायरेक्ट एविडेंस ये हो गया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ला के दे सकती हूँ। उस सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि स्टीयरिंग पकड़ा हुआ कोई और बैठा हुआ है, मेरी फ़ोटो नहीं है। ये एक डायरेक्ट एविडेंस हो गया। इसके अलावा जो मेरे उसमें सीसीटीवी कैमरा में मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ नज़र आ रहा है, अगर मेरा चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा है तो मेरे बाजू में कोई इंसान बैठा हुआ है, उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है, तो उससे मैं विटनेस के तौर पर कोर्ट में लाके बता सकती हूँ। और वो कोर्ट में आगे गए कि भाई उस वक्त मैं उस कार में मौजूद था और ये कार जो है ये फीमेल यानी कि मैं नहीं चला रही थी, कोई और बंदा चला रहा था। ये है डायरेक्ट एविडेंस और डायरेक्ट विटनेस, यानी कि वो एग्जैक्टली उसी इंसिडेंस के टाइम पे मौजूद थे और उसी इंसिडेंस के बारे में बता रहे थे। ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया। अब इनडायरेक्ट, अभी समझ लीजिए मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं, अब मुझे इनडायरेक्ट एविडेंस ला के पेश करना है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस के अंदर मैं अगर ये बताती हूँ कि भाई शाम के 4 बजे 11 अप्रैल 2021 के दिन मैं तो कार चला ही नहीं रही थी, मैं तो अपने क्लाइंट के साथ अपने मीटिंग में बिजी थी, तो मैं वहाँ पर कैसे मौजूद हो सकती हूँ। अब उसके लिए मैंने क्या कोर्ट में प्रेजेंट किया। देखिए, जब भी आप कोई बिल्डिंग्स में या तो कोई बड़े ऑफिसेज में एंटर करते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी वाला होता है, सिक्योरिटी के सामने आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है कि आप इस बिल्डिंग में इतने बजे गए, और जब आप लौट कर आते हैं तो उसमें भी टाइमिंग और डेट वगैरह उसमें एंटर होता है। फिर आप साइड में साइन करते हैं, सिग्नेचर आपकी हाथ की हुई सिग्नेचर मौजूद है और ये बता रहा है कि उस टाइम में 3 से लेके 5 बजे के बीच में मेरी मीटिंग चल रही थी। तो 4 बजे मैंने रोड पे एक्सीडेंट कैसे किया। उसके साथ साथ मैं जो हूँ जिस क्लाइंट के साथ मैंने मीटिंग किया, मैं वो क्लाइंट को भी प्रेजेंट करती हूँ कोर्ट के सामने। तो देखिए, मेरी मीटिंग का और ये एक्सीडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सीडेंट जब हुआ तो उसके उस टाइम पर कौन से लोग मौजूद थे, मैंने उस वक्त किसी चीज़ों को नहीं लाया, लेकिन चूँकि उस वक्त मैं किसी और के साथ मौजूद थी, मेरी मीटिंग थी, तो ये जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और ये बहुत ही कंपेलिंग है। क्योंकि ये कंपेलिंग इसलिए क्योंकि मेरा सिग्नेचर मौजूद है उस रजिस्टर में, साथ में मेरा क्लाइंट भी मौजूद है जो कह रहा है कि भाई मैडम जो हमारे साथ मीटिंग कर रही थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी होगा कि जब मैंने उस बिल्डिंग में एंटर किया वही टाइम का। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि मैं उस वक्त ड्राइविंग नहीं कर रही थी। लेकिन ये कंपेलिंग एविडेंस है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के। अगर मैं इसके बदले में अगर मैं ये बता दूं कि उस वक्त 3 से 6 मैं मूवी देख रही थी और मैं मूवी की टिकट ला के बताती हूँ कि देखिए ये मूवी की टिकट है, 3 से 6 जो है मैं फलाना फलाना पिक्चर देख रही थी फलाना फलाना थिएटर के अंदर। तो ये भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ, लेकिन ये कंपेलिंग नहीं हुआ। कंपेलिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भले मैंने टिकट तो खरीदा, लेकिन ये कहाँ साबित हो रहा है कि टिकट खरीदने के बाद मैं वो मूवी देखने गई थी। तो सिर्फ टिकट दिखाना कोर्ट को ये बताने के लिए कि मैं जो हूँ वो उस वक्त मौजूद नहीं थी कार चलाते हुए, ये सफिशिएंट नहीं है, ये कंपेलिंग नहीं है। तो आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे ला के बताने हैं जो कि कंपेलिंग हो। ये डिफरेंस आपके समझ में आया, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विच इज़ कंपेलिंग। वेरी गुड। इसके बाद का पॉइंट ये होता है कि कोर्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप कोई नेगेटिव एविडेंस ला के बताएं। नेगेटिव एविडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं एडवोकेट हूँ, ये एक पॉजिटिव थिंग है और ये पॉजिटिव थिंग को साबित करने के लिए मैं अपना सर्टिफिकेट्स अपनी सनद ला के पेश कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये कहाँ से पेश करूँ कोर्ट के सामने, ये कहाँ से साबित करूँ कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ या मैं एक टीचर नहीं हूँ। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ऐसे सर्टिफिकेट इशू करता है कि फलाना बंदा डॉक्टर नहीं है या कोई टीचर नहीं है। हाँ, डॉक्टर होने के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एडवोकेट होने के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, टीचर होने के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, लेकिन ये वो प्रोफेशन नहीं है, इस चीज़ के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं नहीं। तो पॉजिटिव एविडेंस पेश करना बहुत आसान होता है, लेकिन नेगेटिव एविडेंस पेश करना, जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कि मुझे ये गुड्स डिलीवर हुआ ही नहीं, तो ये नेगेटिव एविडेंस मैं कहाँ से पेश करूँ। अगर डिलीवर होता तो मैं बता सकती थी ये रिसीट्स है, ये मैंने साइन किया है, ये इसने मेरे कंपनी के अंदर एंटर किया तो ये मेरे रजिस्टर के अंदर एंट्री है। तो पॉजिटिव एविडेंस पेश करना आसान होता है, नेगेटिव एविडेंस पेश करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए कोर्ट हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर बंदा नेगेटिव एविडेंस ला के पेश करे। ये एक नेक्स्ट प्रिंसिपल था। लेकिन इसके बाद का प्रिंसिपल ये
कहता है कि भले हम आपसे कहते हैं कि आप नेगेटिव एविडेंस पेश ना करें, उसके बावजूद भी आप सिर्फ डिनाई करके खामोश हो जाए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सिर्फ डिनायल इज़ नॉट रिबटल, ये इसके बाद का पॉइंट है। और इसके और एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समथिंग प्रोबेबल में बी प्रोड्यूस, यानी कि अपने डिनाइल के साथ कुछ तो प्रोड्यूस करो, आप कुछ तो कोर्ट के सामने लाओ। सिर्फ आप खामोश हो जाओगे डिनाई करके, तो ये चीज़ों को हम नहीं मान सकते। इसके बाद और एक चीज़ बोलता है कोर्ट, भाई जब आप अपना रिबटल दें तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा भी ले सकते हो। 114 सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कुछ प्रिजम्पशन बताता है, और वो प्रिजम्पशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, कंप्लेनेंट के लिए भी और एक्यूज के लिए भी। तो आप उसका सहारा लीजिए, आप उसके सपोर्ट कीजिए, तो उसके साथ साथ भी आप अपने एविडेंस को सामने पेश कर सकते हैं। इसके अंदर के सिर्फ 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रिजम्पशन को, वरना मेरा वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे सेक्शन बताने लगी। उसके अंदर सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रही हूँ वो ये कहता है कि अगर समझ लीजिए किसी भी इंसान से कोई सवाल पूछा गया है और वो इंसान वो जवाब दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जवाब नहीं देता, तो ये मान लिया जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम कि वो जो जवाब है वो उसके अगेंस्ट जाने वाला है, इट इज़ अनफेवरेबल टू दैट पर्सन। वो जो है उसके अगेंस्ट जाएगा, इसीलिए तो वो नहीं जवाब दे रहा, वरना तो वो जवाब देता। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद का और एक एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर हम यानी कि कोर्ट अगर किसी से कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो गया या तो कोई दूसरी भी चीज़ हो गई, आर्टिकल हो गई, प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, और वो आर्टिकल उसके पोजीशन में है, उसके बावजूद भी वो आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कोर्ट के सामने, इसका मतलब ये प्रिज्यूम किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि अगर वो आर्टिकल या वो डॉक्यूमेंट वो बंदा कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता तो वो चीज़ें उसके अगेंस्ट में जाती, वो उसके अनफेवरेबल होता। देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है जो आप ले सकते हो कोर्ट के सामने। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझ लीजिए आपके और कंप्लेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, और वो एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो आपके फेवर में है, लेकिन वो एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है बल्कि कंप्लेनेंट के पास है, तो क्रॉस में आप ये सारी चीज़ें कन्फ्रंट कीजिए उससे और पूछिए कि भाई ये एग्रीमेंट हमारे बीच में साइन हुआ था। कंप्लेनेंट कहता है हाँ हुआ था, इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, बोला हाँ आपके पास है, तो आप उसे कॉल अपॉन कीजिए कि मैं आपको कॉल अपॉन करता हूँ कि ये एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी आप कोर्ट के सामने लाएंगे, या तो अगली डेट में लाएंगे या तो आपके कोई भी कन्वीनियंट टाइम बताइए जब आप लेकर आएंगे। अगर वो कंप्लेनेंट ला के आता है तो ठीक, अगर नहीं लेके आता है तो आप इस प्रिजम्पशन का सहारा ले सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि देखिए चूंकि ये मैंने उसे मंगाया था और ये लाकर नहीं दिया, इसीलिए ये साबित करता है ये चीज़ें कि ये इसके फेवर की चीज़ नहीं थी, ये मेरे फेवर की चीज़ थी। ये 114 का प्रिजम्पशन आपके समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद का पॉइंट कोर्ट ये कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के लिए एविडेंस लेकर आए, कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, खुद कंप्लेंट देख के ये पता चलता है कि इसके अंदर जो लायबिलिटी वो एग्जिस्ट नहीं होती। दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस विच आर वेरी क्लियरली मेंशन इन द कंप्लेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर कंप्लेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई एक्यूज़ का मेरा डीलिंग हुआ था और मैंने एक्यूज़ से चेक लिया, उसके बाद जो है मैंने उसको सामान जो है ये तारीख को सप्लाई किया, तो ये तो कंप्लेंट ही साफ बता रहा है कि जब चेक लिया गया था उस वक्त कोई लायबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि कोई सामान का एक्सचेंज ही नहीं हुआ था। इसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि एक बार इस सेक्शन 139 का और सेक्शन 118 का आपने रिबटल दे दिया, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है वापस कंप्लेनेंट के पास, और कंप्लेनेंट को अभी प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो कुछ भी कंप्लेंट में कहा है वो सही है या नहीं। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो शिफ्ट होता रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन अभी जब एक बार ये सेक्शन 139 और 118 का रिबटल हो जाता है तो फिर ये प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट के पास वापस नहीं जाता। एक बार इसका रिबटल हो गया तो हो गया, तो इसीलिए जब शिफ्ट होगा तो वापस से ये चीज़ कंप्लेनेंट के पास अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 और सेक्शन 118। ये सारे प्रिंसिपल देने के बाद पता है ये मैटर के अंदर क्या हुआ, ये कारपेट वाले जो मैटर्स था उसमें क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया, यानी कि जो लोअर कोर्ट ने, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ना, उसी को उसको कायम रखा और कहा कि भाई ये मैटर के अंदर तो साफ दिखता है कि जो भी मटेरियल्स वगैरह सप्लाई किए गए थे उसके कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि कोई सेल नहीं हुआ। सेकेंडली एक्यूज़ कहता है कि इसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं है, एक्यूज़ भी सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा है, और एक्यूज़ जो कह रहा है कि मैंने एडवांस पेमेंट पे चेक दिया था, मान लिया जाता है कि एडवांस पेमेंट पे चेक दिया था क्योंकि वैसे भी कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो
जो लोअर कोर्ट ने जो डाला था, रेबटल माना था, वो सही रेबटल माना था। हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो है वो मिस्टेक कर दी, एरर कर दिया। और हाई कोर्ट ने क्यों ये मैटर को वापस से लोअर कोर्ट में भेजा, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट तय करने के लिए। हालांकि सीआरपीसी खुद बोलता है कि अगर कन्विक्शन जो कोर्ट सुनाता है, उस कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो उसके ऊपर पनिशमेंट भी सुनाया जा सके। तो हाई कोर्ट ने ये और एक एरर किया कि एक तो कन्विक्शन करवा दिया और कन्विक्शन के लिए, पनिशमेंट के लिए वापस से लोअर कोर्ट में भेजा, कौन से प्रोविजन के अंदर। तो ये कहते हुए ये मैटर जो है वो एक्यूज़ के फेवर में गया, यानी कि एक्यूज़ को इसके अंदर एक्विटल मिल गया। तो ये था मेरा आज का जजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा।